हेलो। हेलो। हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, नोट्स पहले मैं बता देता हूँ। एक तो ये क्लास नोट्स है, इनको रेफर करके आपको समरी नोट्स बनाने हैं। आपको समरी नोट्स खुद से बनाने हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप खुद से समरी नोट्स बनाएं। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप बैठिएगा, एक नोटबुक अपने अलग से अकाउंट की रखिए, बड़ी नोटबुक रखिए, उसके एक साइड के अंदर लिखिए शॉर्ट नोट्स, समरी नोट्स जो वो बनाइए। ये आपके आजीवन काम आएंगे। दो तरीके के नोट्स है, एक तो ये क्लास नोट्स है। ये आपको जब क्लास के अंदर, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उस वक्त इनको इस्तेमाल करूंगा, इसके अंदर लिखूंगा। और उसके अलावा एक आपको इसी चैप्टर के लिए फुल नोट्स जो वो अवेलेबल होंगे, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेंगे। कहाँ चले गए? ये रहे, जो कि इस तरीके से दिखेंगे। इनके अंदर भी क्या कर रखा है कि जो हाईलाइट पॉइंट है उनको हमने क्या कर रखा है, अलग कलर से कर रखा है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं, ये अलग कलर से कर रखा है ताकि आप जब वापस पढ़ो नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एडमिशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट ऑफ और डिजोलेशन ऑफ पार्टनर हु गेन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पे टू द वैल्यू ऑफ गुड्स, और जो देता है वो लूज रिसीव पेमेंट्स। बस इतनी सी बात पढ़नी है आपको। जब वापस इसका रिवीजन कर रहे हो तो एक बार आप क्लास देखिएगा, बहुत अच्छे से आसानी आराम से देखिएगा। उसके बाद में ये नोट्स पढ़िएगा पहले। ये नोट्स जब पहली बार पढ़ रहे हो तो आप पूरा पढ़िएगा। दूसरी बार जब पढ़ोगे तो आप सिर्फ इसको हाईलाइटेड पॉइंट को, अलग कलर से जो पॉइंट कर रखे हैं, सिर्फ इतने को पढ़ोगे तो आप पूरा पैराग्राफ समझ पाओगे और आप रिवीजन कर पाओगे। इतना करने के बाद भी मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि आप खुद से समरी नोट्स बनाएं। अपने खुद से हाथों से लिखे हुए चीज़ें जो वो ज़्यादा आसानी से समझ आती है और उसे आप ज़्यादा अच्छे से ग्रिप कर पाते हैं। क्लियर है? तो शुरुआत करें। देखिएगा क्या क्या पढ़ना है हमें पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर। सबसे पहले पढ़ना है पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन, की पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है। बहुत बेसिक से पॉइंट जो वो ध्यान रखने हैं यहाँ पर, और जिनसे, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये तो क्या ही पॉइंट है, ये तो पता ही है। प्रैक्टिकल जब पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा थ्योरी को जो वो बहुत ज़्यादा कैजुअल ले लेते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि क्वेश्चंस जो वो अल्टीमेटली थ्योरी से आए चाहे प्रैक्टिकल से आए, मार्क्स उतने के उतने देके जाता है। तो छोटी सी जो थ्योरी रहती है कि भाई अगर एग्रीमेंट के अंदर कुछ लिखा है तो नहीं लिखा है तो क्या होगा, पार्टनरशिप को डिफाइन कहाँ कर रखा है, पार्टनरशिप और एलएलपी के अंदर डिफरेंस क्या है, वगैरह वगैरह। इस पे मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, वगैरह जो सारा पार्ट है वो इस इंट्रोडक्शन के अंदर या थ्योरी पार्ट के अंदर आ जाएगा। गुड आफ्टरनून। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रेशियो। रेशियो वैसे एक बार देखेंगे, बाकी रेशियो के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि इनके अंदर कुछ स्टूडेंट को ही दिक्कत होती है, बाकी को दिक्कत नहीं होती है।
तो सबसे लास्ट में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो मतलब जो भी एग्जांपल है वो देख के कर लेंगे, बाकी बेसिक थ्योरी जो वो रेशियो की यहाँ देख लेंगे कि जब पार्टनर आता है और जब पार्टनर जाता है तो किस तरीके से रेशियो चेंज होता है। एक होता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, PAL नहीं है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या होता है, देखिए बिजनेस जो है वो आप अलग अलग फॉर्मेट में कर सकते हो। सबसे पहला और सबसे सिंपल सा फॉर्मेट क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। आप अकेले जो है उन्होंने बिजनेस कर रहे हो, जैसे फैमिली बिजनेस वगैरह होते हैं, जिसके अंदर जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो ये मेरा अकेले का बिजनेस है, मैंने सारा पैसा लगाया, उसमें जो भी मुनाफा होगा वो मेरा, जो भी नुकसान होगा वो मेरा। तो उस केस के अंदर क्या मुझे प्रॉफिट का बंटवारा करना होगा क्या? नहीं, मैं अकेला ही हूँ तो बंटवारा किसके साथ करूंगा? बंटवारा करने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो या दो से ज़्यादा लोग चाहिए। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करने की एक लिमिटेशन ये होती है कि अकेला बंदा जो है, एक हिंदी में कहावत भी है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता वैसे ही एक अकेले आदमी की बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन होती है। सबसे पहले फाइनेंशियल, कि भाई मैं अगर अकेला ही बिजनेस कर रहा हूँ तो उस केस के अंदर मेरे पास जितना पैसा होगा उतना ही बिजनेस के अंदर लगा पाऊंगा, मतलब मुझे एक्सपांशन करने में दिक्कत आएगी। अगर यहीं पर 3-4 लोग होंगे तो 3-4 लोग मिलके पैसा लगाएंगे तो बड़ी दुकान लगा पाएंगे, तो एक्सपांशन ज़्यादा कर पाएंगे, कम्पीट जो है वो ज़्यादा कर पाएंगे। दूसरा क्या होता है, एक्सपर्टीज होती है। जैसे मेरे को मार्केटिंग के अंदर एक्सपर्टीज है, या मान लीजिए संदीप सर को मार्केटिंग के अंदर एक्सपर्टीज है, मेरे को और किसी चीज़ के अंदर है, संदीप भरत सर को मैनेजमेंट के अंदर एक्सपर्टीज है। तो अलग अलग एक्सपर्ट जब मिलते हैं तो उसका भी फायदा मिलता है, जैसे हम क्या कहते हैं, सिनर्जी कहते हैं। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की जगह पार्टनरशिप के अंदर जाते हैं। और पार्टनरशिप जो है उसके उससे अगर हमें और बड़ा एसोसिएशन बनाना होता है तो उसके इसके अंदर हम कंपनी की तरफ जाते हैं। बड़ा एसोसिएशन भी जरूरी नहीं है कि ज़्यादा लोगों का ही हो, हम उसको और ज़्यादा अच्छे से डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ तैयार करके रखना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छे से वेल फॉर्मेट के अंदर रखना चाहते हैं, और उसका एक अलग एग्जिस्टेंस चाहते हैं कि बिजनेस का एक अलग एग्जिस्टेंस हो और हमारा एक अलग एग्जिस्टेंस हो। तो उस केस के अंदर हम पार्टनरशिप से भी आगे कंपनी के अंदर जाते हैं सॉरी। एक बार जब हम कंपनी बना देते हैं तो उसके बाद में कंपनी का एक अलग फॉर्मेट होगा, मतलब उसका एक अलग फॉर्मेशन होगा, उसकी एक अलग लीगल एंटिटी होगी और उसके मालिकों की एक लीगल अलग एंटिटी अलग होगी। कोर्ट के अंदर कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है, मतलब पर्सनली कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है। पार्टनरशिप में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मान लीजिए पार्टनरशिप में बिजनेस है, कोई पता नहीं चलता, उसके अंदर कोई नुकसान हो गया तो उसके जो पार्टनर हो गए उनके घर से भी पैसा ला के भर के उसको लॉस को पूरा करना होगा। लेकिन कंपनी के अंदर कंपनी अलग है और उसके ओनर जो है वो अलग है, शेयर होल्डर जो है वो अलग है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपन और इन चीज़ों को समझेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर ने जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाए हैं, अब एक अपन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, सॉरी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। उसके अंदर क्या है, बिजनेस जो है उसकी एक अलग पहचान है, इस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है। यहाँ पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर जो है वो अलग है। तो पार्टनर जब फर्म के अंदर पैसा लाएंगे और पार्टनर जब फर्म से पैसा लेके जाएंगे तो दोनों केस के अंदर हम अकाउंटिंग करेंगे। फर्म जो है ये पता रखेगी कि भाई पार्टनर का इस बिजनेस के अंदर कितना पैसा आ रखा है, कितना पैसा जा रखा है, उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाएंगे जिसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। अभी के लिए आप इनको सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा बहुत, बाकी इसको डिटेल के अंदर हम सारे जो है एक एक पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम गुडविल पढ़ेंगे। गुडविल में दो चीज़ पढ़ेंगे कि गुडविल होता क्या, सबसे पहली बात ये, और दूसरी बात गुडविल की अकाउंटिंग किस तरीके से होता है। गुडविल की कैलकुलेशन और उसकी अकाउंटिंग, दो बातें पढ़ेंगे। वैसा वैसा JLP के बारे में पढ़ेंगे, रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, रिवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो बच जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? इंट्रोडक्शन ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन 4 है किसका, पार्टनरशिप एक्ट का। और पार्टनरशिप एक्ट कब आया था, 1932 के अंदर, बहुत पुराना है। क्या लिखा है, पार्टनरशिप जो है वो क्या है, इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to, partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profit of business
कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल फीचर। समझिएगा, सबसे पहले तो क्या लिखा है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर जो है वो जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं, ताकि वो क्या कर सके, प्रॉफिट को क्या करे, शेयर करे। सर लिखा है कि एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जबकि हमारे हिसाब से लिखना चाहिए था अग्री टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि प्रॉफिट को जो शेयर करेगा, जो प्रॉफिट में बंटवारा लेगा, जाहिर सी बात है उसे लॉस में भी बंटवारा लेना पड़ेगा। अगर ऐसा लिखा होता कि अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस, तो उस केस के अंदर माइनर कभी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर नहीं बन पाता। यहाँ पर क्या लिखा है, अग्री टू शेयर प्रॉफिट, कि पार्टनर जो है वो प्रॉफिट के अंदर बंटवारा लेगा, प्रॉफिट के अंदर हिस्सा लेगा। माइनर जो है, जो 18 साल से नीचे है, उसके अंदर माइनर जो वो कभी लॉस के अंदर हिस्सेदार नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से तो अगर यहाँ पर लिखा होता अग्री टू शेयर प्रॉफिट और लॉस, तो लॉस के केस के अंदर माइनर जो है वो कभी भी पार्टनर नहीं बन पाता। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि पार्टनर वो है जो प्रॉफिट के अंदर हिस्सा ले, लॉस के अंदर वो चाहे उनके एग्रीमेंट के अंदर जो भी है, जिस भी तरीके से, उस हिसाब से वो बातें रख सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात? ऑफ द बिजनेस, अब हम 3-4 लोग मिल गए, लेकिन हम बिजनेस नहीं करते हैं, तो क्या हमारा पार्टनरशिप में आएगा क्या? नहीं, पार्टनरशिप में नहीं आएगा। पहली बात तो क्या हो, पर्सन हो, एक से ज्यादा हो, सीधी सी बात है, एक अकेला आदमी तो पार्टनर कैसे होगा। और क्या हो, अग्री टू शेयर प्रॉफिट हो, प्रॉफिट में बंटवारा लेते हो, और उसके अलावा क्या करते हो, बिजनेस कैरी करते हो, हम बिजनेस रन करें। बिजनेस चलाए कौन, बाय ऑल और एनी ऑफ देम, बिजनेस चला, हो सकता है कि बिजनेस मैंने, हम 4 में से मान लीजिए हमने चारों ने मिलके, 4 लोगों ने मिलके एक जो दुकान है वो खोली है। अब हो सकता है कि हम चारों दुकान पे बैठे, और हो सकता है कि हम चारों में से एक बैठे, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कि चारों में से 2 लोग बैठे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैरिड बाय, कैरिड कौन करे, कौन कैरी करे, ऑल, या तो सारे मिलके, या एनी ऑफ देम, कोई भी कर सकते हैं, एक्टिंग फॉर ऑल विचर्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप के अंदर अगर एक पार्टनर है, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है पार्टनरशिप के बेसिस पे, तो ये माना जाएगा कि वो पार्टनरशिप फॉर्म ने किया, तो बाकी वालों पे भी क्या होगा, उतना ही एप्लीकेबल होगा। क्लियर? आगे हम पढ़ेंगे जब इसको एलएलपी से कंपेयर करेंगे तब। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। समझिएगा, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में फर्क होता है। यहाँ पर आपको सिंपल फॉर्मेट के अंदर समझिएगा, ज्यादातर लोग जो बिजनेस, इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग जो बिजनेस कैसे करते हैं, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला बंदा बिजनेस करता है, या फिर कैसे करते हैं, पार्टनरशिप के अंदर, कि भाई एक बंदे के पास कुछ कमी पड़ रही थी उनसे, एक अकेले अगर बिजनेस नहीं कर पाता, तो उस केस के अंदर क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके क्या करते हैं, बिजनेस को करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा रूल और रेस्ट्रिक्शन लगा दें, सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि एक सरकार जो है, एक गवर्नमेंट है, वो क्या चाहेगी कि बिजनेस जो वो ज्यादा से ज्यादा हो, या बिजनेस कम से कम हो। सर जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा हो, क्यों ऐसा, क्यों जाहिर सी बात के साथ का रीजन है, समझिएगा। अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग में से सरकार जो है वो 20 लोगों को ही नौकरी दे पा रही, मतलब 80 लोग जो बेरोजगार है, वो सरकार को क्या करेंगे, परेशान करेंगे। अब इनमें से 40 लोगों ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया अगर, तो इसका मतलब क्या, उन 40 के पास रोजगार आ गया, तो वो अब सरकार को परेशान नहीं करेंगे, वो अपने काम में लग गए। क्लियर है? मतलब अब 40 लोग ही बेरोजगार बचे जो सरकार को परेशान करेंगे। तो बिजनेस जो अल्टीमेटली क्या करता है, एक तरीके से सोसाइटी के अंदर सबसे पहला तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, दूसरा वो प्रोडक्ट, कोई भी चीज अगर बिजनेस करेगा तो कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा सोसाइटी के अंदर, कोई प्रोडक्ट बनेगा, मान लीजिए घड़ी बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो सोसाइटी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, किसी न किसी तरीके से बिजनेस जो सोसाइटी को सर्व करता है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? तो हर कोई चाहता है कि बिजनेस जो वो
ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब छोटा आदमी, मान लीजिए अकेला आदमी और वो किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता, तो वो पान के गल्ले वगैरह उसने खोल दिया। अब उसके ऊपर सरकार ने मान लीजिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन डाल दिए कि आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ये रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ये रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब वो रजिस्ट्रेशन उतने करवाने जाएगा तो इतने तो पैसे उसके पास, मान लीजिए 1 लाख बिजनेस शुरू करना है और ये कागजों के पैसे जो 40-50 हज़ार चले जाएंगे, तो वो बिजनेस क्या करेगा। तो सोल प्रोप्राइटर के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम रखा। अब उसके बाद में पार्टनरशिप के अंदर क्या किया गया, अब एक अकेला बिजनेस जो वो नहीं कर सकता, मतलब जैसे एक छोटी सी सरस की डेयरी खोलनी है, एक अकेले के पास भी मान लीजिए लाख रुपए नहीं है, तो 2 लोगों ने कहा कि यार 50-50 हज़ार रुपए करके अब ये सरस की डेयरी जो ओपन कर देते हैं। अब यहाँ पर 2 लोग जो है वो छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, 2 लोग मिलके कर रहे हैं, पार्टनरशिप के रूप में कर रहे हैं। यहाँ पर उन सरकार ने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन डाल दी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, नोटरी करवा के रखो, फिर उसके बाद में ये चीज़ें शर्तें वगैरह हो, ये सारे क्लोज डालने होंगे, पूरा एग्रीमेंट इस तरीके से बनेगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे वगैरह वगैरह। उन्होंने कैलकुलेशन की, जाके किसी सीए से पूछा कि डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने में, उन्होंने कहा साल का 30,000 रुपये मैं लूँगा, ये बना दूंगा। उन्होंने पता किया कि मुनाफा होगा 20,000, तो क्या वो बिजनेस करेंगे क्या, नहीं। तो पार्टनरशिप के अंदर भी इतने सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दे कि ये करना ही करना होगा, क्या जरूरी है क्या। अगर जरूरी डाल देते तो क्या समस्या हो जाती, क्या समस्या होती, जाहिर सी बात है। सर इसका मतलब ऑप्शनल होता है कि आप चाहे तो करवाएं चाहे तो नहीं करवाएं। हाँ, पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है तो करवाइए, आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं करवाइए। कब करवाना ज़्यादा बेहतर रहता है, मान लीजिए अब हम 3 लोग या 4 लोग मान लीजिए पार्टनरशिप में जा रहे हैं और अच्छा खासा पैसा भी लगा रहे हैं, और हमें थोड़ा बहुत लगता है कि यार कल को कहीं कोई दिक्कत ना आए, और हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बातें चाहते हैं, तो हम एग्रीमेंट बनाओ तो भी कोई मना नहीं है, ना बनाओ तो भी कोई मना नहीं, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ तो भी कोई मना नहीं, नहीं बनाओ तो भी कोई मना नहीं, लेकिन एग्रीमेंट उनके बीच में होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, आपस में बात करके हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, जिस तरीके से बनाओ। दूसरा क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। क्लियर है। हम चारों ने मिल के कहा कि अपन क्या करेंगे, गौशाला के अंदर हर संडे को जाएंगे, एक गाड़ी जो वो चारा डाल के आएंगे। क्या वो पार्टनरशिप के अंदर आएगा क्या, नहीं। क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके अलावा क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ लॉस नॉट मैंडेटरी। कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है क्या जो कहे कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हुआ तो हिस्सेदार हूं, अगर लॉस हुआ तो मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। अगर बाकी के पार्टनर हाँ करें तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है तुम्हारी इच्छा रखो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई माइनर है, छोटा बच्चा 18 साल से एज में कम है, और उसके पास हो सकता है कोई टैलेंट और उस वजह से हम उसको पार्टनर बनाना चाहते हैं। माइनर को, क्योंकि लॉ कहता है कि माइनर को आप लॉस के अंदर हिस्सेदार नहीं बना सकते, तो अगर यहाँ पर लिख दिया जाता है शेयर इन लॉस तो उस केस के अंदर माइनर कभी भी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ लिखा है शेयर इन प्रॉफिट, कि प्रॉफिट हुआ तो उस माइनर को मिलना चाहिए, लॉस हो तो जरूर आपकी जरूरत नहीं है, मतलब आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप चाहे तो उससे लॉस रिकवर करो, चाहे तो नहीं करो। अगर लॉस रिकवर करने की बात करोगे माइनर से, तो उसे पार्टनर नहीं बना सकते, क्योंकि माइनर से आप लॉस रिकवर नहीं कर सकते। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, सब एक दूसरे के बिहाफ पे काम करेंगे। मान लीजिए 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर में से मैं, भरत सर और संदीप सर जैसे 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर में से भरत सर कहीं गए और जोश जोश में उन्होंने कुछ जो है वो एग्रीमेंट करके आगे, कोई चीज़ खरीद के आगे पार्टनरशिप फॉर्म के बेसिस पे, तो फिर मैं और संदीप सर मना नहीं कर सकते कि नहीं ये हम इसके लिए एग्री नहीं, हम तीनों जो एक दूसरे के एजेंट है, पार्टनरशिप फर्म के एजेंट है। या तीनों में से संदीप सर कहीं गए और वो कुछ चीज़ जो वो खरीद के आ गए पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो उस केस के अंदर हम दोनों जो है फिर उसके लिए क्या हो गए, उतने ही हमारा ऑब्लिगेशन भी उतना ही होगा, क्योंकि हम तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, एजेंट माने जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं, तो मिनिमम जो है वो कितने होंगे, 20 होंगे, और मैक्सिमम कितने होंगे, 50। समझिएगा, सेक्शन 464 जो है वो क्या कहता है
कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं कहीं पे भी एसोसिएशन के केस के अंदर, मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। लेकिन रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है वो क्या कहता है? सर कंपनीज एक्ट क्यों बताता है? कंपनीज एक्ट बताता है कि उसके बाद में आप पार्टनरशिप वगैरह नहीं बना सकते, वो कहता है 50। तो क्योंकि रूल जो है वो 50 तक ही परमिट करते हैं, कंपनीज एक्ट चाहे 100 तक करो, लेकिन कंपनीज एक्ट के रूल जो है 50 तक ही परमिट करते हैं। इस वजह से मैक्सिमम पार्टनर अगर पूछा जाए कि कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं? 100 हो सकते हैं। एक सेकेंड है ना। हाँ ये लिख रखा है, देखो सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट, नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग मोर देन 100 नंबर्स ऑफ पर्सन में बी प्रेस्क्राइब शैल बी फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑफ एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस करने के लिए 100 या 100 से ज्यादा लोग मिलके नहीं कर सकते, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट मना करता है। लेकिन यहीं पर रूल 10 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 जो है वो क्या बताता है कि लिमिट 50। इस वजह से मैक्सिमम पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कितने मेंबर हो सकते हैं? 50 ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। क्लियर है? एक दो एक्सेप्शन इसके जरूर है जहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 50 ही बताएंगे। क्लियर है? अब क्या होता है समझिएगा, एक पहला तरीका था कि बिजनेस हम क्या करें, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक अकेला बंदा जो वो क्या कर रहा था, बिजनेस कर रहा था। फिर हम क्या गए, पार्टनरशिप में गए। उसके बाद में अगर और बड़ा बिजनेस हुआ तो हम कंपनी की तरफ जा सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे क्लियर है? समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। अकेला बिजनेस कर रहा था, सोल प्रोप्राइटरशिप थी, ज्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत सरकार ने डाली नहीं, इस वजह से मैं आराम से बिजनेस कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे बिजनेस बड़ा करना था, मुझे और फंड की जरूरत थी और रिसोर्सेज की जरूरत थी, इस वजह से मैं पार्टनरशिप के अंदर गया। हम 3 लोगों ने मिलकर बिजनेस शुरू कर दिया। क्लियर है? अब पार्टनरशिप के अंदर भी मैंडेटरी नहीं था, इस वजह से हमारे बिल्कुल आसानी से चल रहा था, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ना हमें ऐसा कोई एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पब्लिश करने थे, ना हमें डायरेक्टर रिपोर्ट वगैरह, कुछ भी नहीं था। आराम से हम 3 लोग पार्टनरशिप के अंदर चला रहे थे, अपने नॉर्मल अकाउंट बनाते, बिजनेस करते, और सेल अगर ज़्यादा हो जाते तो उस केस के अंदर इनकम टैक्स ऑडिट वगैरह जो ज़रूरत होती है वो करवाते, बाकी हमारे लिए बिल्कुल आसान सा काम चल रहा था। अब बिजनेस जो वो हमें और ज़्यादा बड़ा करना था, या और उसको सही तरीके से करना था, तो हमने कहा कि एक काम करते हैं यार, कंपनी बना देते हैं। कंपनी बना ली और कुछ और लोग जोड़ के हमने क्या कर दिया, कंपनी बना दी। क्लियर? पार्टनरशिप के अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि अगर पार्टनरशिप के अंदर नुकसान हो गया तो उस केस के अंदर पार्टनर जो है उनके घर से भी पैसा लाके भरना पड़ेगा, लेकिन भरना पड़ेगा। क्लियर? कंपनी के अंदर क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जैसे मैंने 5 लाख के शेयर खरीदे हैं, जिसमें से मैंने 2 लाख पेमेंट कर दी है और 3 लाख उन्होंने अभी तक पैसे नहीं मंगवाए, तो मेरे से कंपनी चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे रिकवर किए जा सकते हैं? 3 लाख, उससे ज़्यादा मुझसे रिकवर नहीं किए जा सकते। तो यहाँ मेरी क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब समझिएगा, जैसे शार्क टैंक इंडिया वगैरह आप देखते हो, जिसके अंदर बहुत सारे लोग आ रहे थे और वो लोग इन्वेस्टमेंट मांग रहे थे, और अगर आप देखते होंगे तो वो जो जजेस जो थे, वो 5-6 जो भी लोग थे, वो इस कंपनी के अंदर उन्होंने इतना इन्वेस्ट कर दिया, इस कंपनी में इतना इन्वेस्ट कर दिया, इस कंपनी में इतना इन्वेस्ट कर दिया।
इतने शेयर ले लिए, 10% शेयर ले लिए, 20% शेयर ले लिए। अगर वहीं पर कंपनी की जगह पार्टनरशिप होते तो क्या होता है, उसका मतलब समझ पा रहे मत। फिर अगर कल को जैसे उन्होंने 50 लाख रुपए के अंदर 10% पार्टनरशिप में शेयर ले लिया होता, तो उस केस के अंदर क्या होता, कल को वो कंपनी 5,000 करोड़ का नुकसान कर देती ना, तो उस 5,000 करोड़ का 10% 50 करोड़ रुपए उन्हें भरने पड़ते। लेकिन कंपनी के शेयर लिए अगर उन्होंने 50 लाख के, तो उनकी कॉल्ड अप वैल्यू मान लीजिए वो 50 लाख में से 30 लाख उन्होंने हाथों हाथ ले लिए, कल को वो 5,000 करोड़ का नुकसान हो जाता है, तो उस केस के अंदर इनसे 50 लाख में से, क्योंकि पहले 30 लाख दे चुके हैं, तो सिर्फ 20 लाख ही मांगे जा सकते। तो ये पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर फर्क है। लेकिन इसके साथ साथ पार्टनरशिप के अंदर डॉक्यूमेंटेशन जो डॉक्यूमेंट्स जो बहुत ही कम चाहिए होते हैं, बहुत ही वेरी लेस। और यहाँ बहुत ज़्यादा चाहिए रहते हैं, ये बनाओ वो बनाओ, या यहाँ तक का आपका एनुअल रिपोर्ट हो जाना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ तक हो जाना चाहिए, उसके ऑडिट यहाँ तक हो जानी चाहिए, डायरेक्ट रिपोर्ट यहाँ तक आ जानी चाहिए, इतनी मीटिंग्स होनी चाहिए, इतने कम से कम डायरेक्टर होने चाहिए, डायरेक्टर के DIN नंबर होने चाहिए वगैरह, पूरा कंपनी एक्ट जो वो आपको फॉलो करना है। पार्टनरशिप के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं, मैंडेटरी नहीं, आप चाहे तो एग्रीमेंट बनाए, चाहे तो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाए, जैसे आपकी इच्छा, रिटर्न बनाना रिटर्न बनाइए, ओरल बनाना ओरल बनाइए। इस प्रोस्पेक्टिव से देखें तो पार्टनरशिप क्या है, गुड, और कंपनी जो है वो क्या उतनी अच्छी नहीं, क्यों, डॉक्यूमेंट ज़्यादा तो रिक्वायरमेंट फॉर्मेलिटी ज़्यादा। लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी के हिसाब से देखें तो ये बुरी है, और ये क्या है, अच्छी है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर जो है वो, मतलब उनके जो ओनर है वो सेफ है। क्लियर है, दोनों बात समझ पा रहे मत। अब कोई बंदा इनके बीच की कैटेगरी में भी तो आता होगा ना, जो पार्टनरशिप में है, उसका बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो फिर भी चाहता है कि यार ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली दिक्कत की वजह से उसको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पार्टनरशिप के अंदर चला जाए और कल को कहीं नुकसान हो जाए और उसके घर बेच जाए, इस तरीके की स्थिति ना आ जाए। तो वो पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता है, लेकिन वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से डरता है। वो चाहता है कि कंपनी में चला जाए, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा दे, क्योंकि कंपनी, लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने जब वो CA के ऑफिस के अंदर जाता है या CS के ऑफिस के अंदर जाता है, तो वो जितनी फीस वगैरह मांगते हैं और जितना एनुअल फीस उनसे और हर साल मेंटेनेंस के मांगते हैं, उतनी फीस देने में उनको लगता है कि यार फिर तो मुनाफा ही क्या बचेगा। समझ पा रहे मत। तो इसके लिए बीच का एक सरकार ने रास्ता लेके लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे हम क्या कहते हैं, LLP। इन्होंने कहा कि देखो पार्टनरशिप वालों, तुम पार्टनरशिप में क्यों नहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि चलो ठीक है हटाओ, तुम्हारे लिए लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। और क्या है, कंपनी में क्यों नहीं जाना चाहते हो। हमने कहा कि वहाँ डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा है, चलो तुम्हारे लिए डॉक्यूमेंट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कम का मतलब मॉडरेट होंगे, यहाँ पर एवरेज डॉक्यूमेंट होता है, ऐसा नहीं बिल्कुल कम नहीं हो जाते, जितना पार्टनरशिप है उससे ज़्यादा होंगे लेकिन कंपनी से कम होंगे। तो ये एक तरीके से बीच का रास्ता और लाया गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अकाउंटिंग कैसी होगी, सेम जैसी पार्टनरशिप है वैसी वैसी होगी, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बस इसके अंदर चेंज ये है कि वो लिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर। ये पार्टनरशिप जो है रजिस्ट्रेशन इसका मैंडेटरी है क्या, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा है तो आप इसे रजिस्ट्रेशन करवाइए, इच्छा नहीं है तो नहीं करवाइए। लेकिन LLP जो है इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये LLP क्या है, ये ऐसा है जिसके अंदर कुछ गुण जो है वो कैसे हैं, पार्टनरशिप के हैं, और कुछ इसके अंदर गुण जो है वो, कुछ लक्षण इसके कैसे हैं, कंपनी के जैसे। तो ये दोनों से मिल के बना गया LLP। कब आया LLP एक्ट, 2008 के अंदर आया। देखिएगा इनका फर्क समझिएगा। एप्लीकेबल लॉ कौन सा है इसमें लगता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके लिए अलग से लेके आया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। क्लियर। रजिस्ट्रेशन इसका जो है वो ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाइए, इसका ROC के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का जरूरी। भाई लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए क्या करना होगा, LLP को अलग रखना होगा और उसके पार्टनर जो है उनको अलग करना होगा। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर जो वो एक दूसरे के एजेंट के जैसे काम करते हैं। मतलब केस जो है वो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर पार्टनरशिप के ऊपर कुछ केस हो गया और उसमें कुछ भरना पड़ा तो पार्टनर को जेब से लाना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पर क्या कर देंगे, एक एलएलपी को अलग से रजिस्टर कर देंगे, सरकार उसको एक अलग से रजिस्टर कर देगी ताकि उसके ऊपर केस होगा तो उसको रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया, तो उसके लिए क्या किया जाता है, कंपल्सरी विद आरओसी रजिस्ट्रेशन होता है। क्रिएशन कैसे होता है, ये आपस में जैसे 4 लोग मिलके उन्होंने आपस में बात करके एग्रीमेंट कर लिया तो पार्टनरशिप बन गई। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ क्रिएटेड बाय लॉ, 4 लोगों ने मिलके बात करके आपका एग्रीमेंट बन गया, उसका रजिस्ट्रेशन करो तब जाके आप क्या करोगे, आपकी एलएलपी जो वो क्रिएट होगी। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जब तक लॉ के द्वारा नहीं बनाया जाएगा, तब तक आपकी एलएलपी नहीं होगी। पार्टनरशिप के अंदर आपकी इच्छा है तो रजिस्ट्रेशन करवाओ, इच्छा नहीं है तो मत कराओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट जो वो ये नहीं है और ये बॉडी कॉर्पोरेट है। आगे और आएगा तब अपन इसको कंपनी के अंदर देखेंगे बॉडी कॉर्पोरेट एक्चुअल में मतलब क्या है, कौन कौन से बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर है। सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या पार्टनरशिप की एक अलग से पहचान होगी क्या, नहीं, वो पार्टनर की ही पहचान है जो पार्टनरशिप फॉर्म है। यहाँ पर इसकी कोई अलग से पहचान नहीं, लेकिन यहाँ पर इसकी एक अलग से पहचान होगी। इसमें कुछ गुण जो कंपनी के और कुछ गुण जो किसके, पार्टनरशिप के। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, देखिए उत्तराधिकारी अगर आप देखते हैं ना उस तरीके से कि भाई फॉर्म जो है उस, जैसे एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर मान लीजिए 5 पार्टनर है और 5 की डेथ हो गई तो क्या फॉर्म बचेगी क्या, नहीं बचेगी। 5 पार्टनर थे, 5 पार्टनर में से 4 पार्टनर की डेथ हो गई, क्या पार्टनरशिप फॉर्म बचेगी क्या, नहीं बचेगी, क्योंकि एक पार्टनर ही बचा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में जाएगा। वहीं पर अगर कंपनी का केस है तो कंपनी के केस के अंदर मान लीजिए कंपनी और इस कंपनी के 8 शेयर होल्डर है और 8 के 8 शेयर होल्डर जो वो मर जाते हैं तो उस केस के अंदर उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी क्या, नहीं, कंपनी अलग है और उसके ओनर अलग है। जबकि यहाँ पर पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप और उसके ओनर अलग नहीं है, पार्टनरशिप का एक अलग से वजूद नहीं है। एलएलपी यहाँ इस केस के अंदर कंपनी के जैसी है, तो यहाँ पर क्या होगा, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। अगर पार्टनर चले गए तो कंपनी खत्म, पार्टनरशिप खत्म, सॉरी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर चले गए तो पार्टनरशिप खत्म। लेकिन एलएलपी के अंदर इट हैज परपेचुअल सक्सेशन एंड इंडिविजुअल पार्टनर में कम एंड गो। जैसे पार्टनरशिप के अंदर 3 पार्टनर थे, 3 में से एक चला गया तो भी क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अब नई पार्टनरशिप, अगर नई पार्टनरशिप जो बनेगी वो कितने में बनेगी, 2 लोगों के बीच बनेगी। एलएलपी के अंदर 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर चला गया, एलएलपी वो की वही रहेगी, जो रजिस्टर करवा रखी वो की वही रहेगी। अब कल को कोई 2 और पार्टनर आगे आ सकते, कोई दिक्कत नहीं, एलएलपी वो की वो रहेगी। नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 या मिनिमम 2, लेकिन यहाँ मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। सर ऊपर तो कह रहे थे आप 50 या पार्टनरशिप के अंदर 50 लिमिट है, एलएलपी के अंदर लिमिट नहीं है क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो वहां पर फिर कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। ओनरशिप ऑफ एसेट, पार्टनरशिप के अंदर जो भी एसेट है उनके ओनर जो पार्टनर खुद ही रहेंगे। फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट, जो पार्टनर है वही उनके मालिक होंगे। जबकि एलएलपी क्योंकि उसका अलग से कानून के द्वारा जन्म दिया गया है तो वो खुद कैपेबल है अपने नाम पे एसेट रखने के लिए, कैन ओन एसेट। लाइबिलिटी जो वो इसकी अनलिमिटेड है और इसकी लिमिटेड टू देयर एक्सटेंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, उन्होंने कितने तक की बात की उतने तक ही रहेगा। उसके बाद में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ध्यान समझिएगा। पार्टनर जो है वो क्या है, एजेंट है फर्म के और ईच अदर। जैसे 3 पार्टनर है और हमने पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो मैं जैसे एक पार्टनर हूँ, एक संदीप सर और एक भरत सर है, तो मैं फर्म का एक एजेंट के रूप में काम कर रहा हूँ, मैं संदीप सर और भरत सर के एक एजेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। संदीप सर की बात करें तो संदीप सर फर्म के एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और संदीप सर मेरे और भरत सर के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अगर हम तीनों एलएलपी में रजिस्टर करवा रखे होते तो फिर हम फर्म के तो एजेंट होते, लेकिन आपस में एजेंट नहीं होते। पार्टनर एजेंट ऑफ फर्म ओनली एंड नॉट ऑफ अदर पार्टनर। इसका फर्क क्या पड़ता है, मान लीजिए हमने पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवा रखा और कल को संदीप सर ने कोई ऐसा एग्रीमेंट कर दिया जिसके अंदर मान लो नुकसान हो गया, तो मेरे को और भरत सर को भी बियर करना पड़ेगा और उसको हमको भी उसमें हिस्सा देना पड़ेगा। अगर एलएलपी है उस केस के अंदर इस तरीके का होता है, संदीप सर अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर देते हैं तो वो उन्हीं को भरना पड़ेगा। क्लियर, आज हम यहाँ तक का देखते हैं, बाकी का अपन कल देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे और अपने साथियों के साथ जरूर जो वो शेयर करें। क्लासेज अगर आपको पसंद आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद।